नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। और ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्नेह है, प्यार है, मेरे साथ मोहब्बत है आपसे जुड़ी हुई, तो ये सब कुछ है। और जिसके पास मोहब्बत उसके पास सब कुछ ही होता है। इस पर मुझे एक मोहब्बत की कविता ही याद है, छोटी सी, वही मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग हैं, इतने लोग आ गए हैं मेरे एक महज छोटे से बुलावे पर, और आपने अपना कीमती समय दे करके मेरी सफलता को आसमान पर पहुंचा दिया। मेरी किताब की सफलता, ये मुझे और इससे ज़्यादा ये मोहब्बत ही हो। सब चीज़ की दुकान बाजार में मैंने देखी, लेकिन मोहब्बत की कोई दुकान नहीं है जहाँ मोहब्बत की नफरत तो दुकान पर एक छोटी सी कविता याद नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। आपको बता दें कि हास्य कवि नाथी राम देहाती, उनकी पुस्तक दूल्हा हवालात में है का विमोचन विकास नगर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि मनोज पहुंचे। उनके द्वारा दूल्हा हवालात में है पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में विकास नगर क्षेत्र के कवि भी मौजूद रहे। उन्हें साहित्य संगम मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि मनोज के द्वारा अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और कई छंद स्टेज के माध्यम से लोगों को सुनाए। आपको बता दें कि मनोज कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और देश विदेश में भी लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि नाथीराम देहाती के द्वारा दूल्हा हवालात में है पुस्तक के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे और नगर पालिका के अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल भी मौजूद रहे। जिया करते हैं वही लोग जो कोई बात नहीं, हाँ, बस वही आपके चरणों में मैं रखा हूँ। दिल दे के जो औरों का दर्द लिया करते हैं, दिल दे के जो आंसू किया करते हैं, जिंदा हैं वही लोग जो मरते हैं हर घड़ी, मरते हैं वही लोग जो जिया करते हैं, मरते हैं वही लोग जो जिया करते हैं। कि फिर भी गरीब जग में फिर भी तो रंग जग में किसी राजा से कम नहीं। उसे गम का खौफ है, तुझे गम का भी गम नहीं। उसे गम का खौफ है, तुझे गम का भी गम नहीं। और सबसे भली लगी मुझे एक छोटी सी जिंदगी, जिसमें हम एक दूसरे को याद किया करते हैं, दिल दे के जो औरों का दर्द दिया करते हैं, हर रोज जो आंसू ही आंसू किया करते हैं। और एक ही चीज है मोहब्बत, जिससे जी रहे हैं हम। एक ही चीज है मोहब्बत, जिससे जी रहे हैं हम। ये मोहब्बत कुछ रईसों के पास नहीं, ये मोहब्बत कुछ रईसों के पास नहीं। उनके और जिनके पास पैसा और मोहब्बत दोनों विराजमान हुआ करते हैं, उनके घर में तो साक्षात भगवान है। जिनके घर में मोहब्बत और पैसा एक ही चीज मिलती है ज्यादातर, लेकिन जिनके पास मोहब्बत और पैसा दोनों विराजमान हुआ करते हैं, उनके घर में तो साक्षात भगवान हुआ करते हैं। जबकि पैसा एक असली झूठ है, पैसा नकली भगवान है। न कोई इसकी जात धर्म न इसका ईमान है। फिर भी आज का मानव इस दानव की तलाश में, एक स्वप्न जैसी अधूरी आस में, खुद को परमात्मा से, अपनी ही अमर आत्मा से दूर कर रहा है। और पैसे के लिए राम जी की पुस्तक दूल्हा हवालात में का लोकार्पण हुआ है और इस पुस्तक को लोकार्पित करने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। एक रचनाकार अपनी कविता को रत्ती रत्ती करके जोड़ता है और फिर उसको
प्रकाशित कराता है, बड़ा श्रम लगता है। और ये एक परंपरा होनी चाहिए कि हमारी हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ी जाएं। अगर हिंदी के पाठक बनेंगे तो रचनाकार को फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा न होते हुए भी रचनाकार लिखते हैं और उनको प्रकाशित भी कराते हैं। ये बहुत बड़ा और परिश्रम का काम है जो आज नाथीराम देहाती जी ने किया है, और उन्होंने लोगों के होठों पर हंसी लाने का प्रयास किया है अपनी रचना के माध्यम से। मैं मनोज कुमार उनको बधाई देता हूँ, और वो मेरे मित्र भी हैं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, तकरीबन 9 रस में कविताएं पढ़ी जाती हैं, और हिंदी साहित्य में अगर जहाँ तक बात की जाए तो हास्य रस कहीं ना कहीं जो हम समझते हैं वो ज़्यादा 9 रस में विख्यात है। और आप देश विदेश में हर जगह घूमे हैं, उत्तराखंड में आप आए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हास्य रस है वो मुख्य रस कभी भी नहीं रहा है, ये एक भ्रांति है। रसराज अगर किसी को कहा जाता है तो प्रेम की कविता को या श्रृंगार रस को कहा जाता है, लेकिन इस वर्तमान काल में हास्य जो है वो प्रचारित अधिक हुआ है, और हास्य के नाम पे जो मूल्यहीन कविताएं परोसी जा रही हैं, और न तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन में फ़र्क रह गया है और ना ऐसे कवियों में फ़र्क रह गया है। तो कविता तो बिल्कुल अलग है। कविता कोई भी बुरी नहीं होती, किसी भी रस की बुरी नहीं होती। अगर वो वास्तव में हास्य रस की कविता है तो उसका तो समर्थन हम भी करेंगे और सभी करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। हास्य के नाम पे चुटकुले और बेमतलब की चीज़ें परोसी जा रही हैं, आप भी जानते हैं। सर, आजकल कहीं ना कहीं कॉमेडी या हास्य रस की बात की जाए तो उसका कहीं ना कहीं अवमूल्यन हुआ है, उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया गया है। उसके संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? देखिए, अवमूल्यन हास्य का कभी नहीं हुआ है, ना कॉमेडियन का हुआ है। कॉमेडियन पहले भी होते थे, और वो अपनी उनकी जो हंसाने की जो शैली थी वो बड़ी पाक साफ थी। आज जो है बहुत सारी वल्गर चीज़ ला करके, अश्लील चीज़ ला करके लोगों को हंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसे सामग्री से अगर लोग हंसाएंगे तो वो समाज का क्या फ़ायदा करेगी? समाज को आगे बढ़ाने में उसका क्या योगदान हो सकता है? तो कविता, जिसका नाम सही कविता है, वो किसी भी रस की हो, मूल्यवान है, स्वागत योग्य है। सर, आप 9 रस में किसको श्रेष्ठ रस मानते हैं? मैं तो सभी को मानता हूँ, लेकिन जो हमारे जो विद्वान हैं, चाहे वो हिंदी के हों या संस्कृत के हैं, उन्होंने प्रेम को ही मुख्य कहा गया है। मैं भी मानता हूँ, इसलिए मैं प्रेम की कविताओं के लिए भी मैं विख्यात हूँ, लोग कहते हैं। हमारे उत्तराखंड के जो दर्शक हैं और जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनका संदेश ये है कि यहाँ पर अच्छी कविताओं को सुनने वाले हैं, और ये परंपरा, अच्छी कविताओं के प्रति रुझान ये बना के रखें। और बड़े बड़े शहरों में जहाँ जो अवमूल्यन हो रहा है कविता का, वहाँ पहाड़ में नहीं है। पहाड़ के लोग बड़े सीधे साधे सच्चे होते हैं, और यही कारण है कि वो सच्चे मन से कविता सुनते हैं। अभी कार्यक्रम में आपके लिए एक अलग कार्यक्रम के आयोजन की बात की गई है कि एक शाम आपके नाम, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर ऐसा होगा तो मुझे जो है खुशी होगी, क्योंकि इस तरह के एक सीमांकित कार्यक्रम में आप ज़्यादा नहीं सुना सकते, समय की सीमा होती है, और उसमें बहुत सारे जो कविता के जो रंग हैं उनको नहीं दिखाया जा सकता। कई लोग सोचते होंगे कि मैं प्रेम का ही कवि हूँ, ऐसा नहीं है। और जब मैं विदस की कविताएं सुनाता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि मैं विदस का कवि हूँ। और रचनाकार को टाइप नहीं होना चाहिए, न किसी विचारधारा से होना चाहिए, और न ही कविता के रस से होना चाहिए। जो उसका परमेश्वर दे, जो ईश्वर दे, जो परमेश्वर की जो सीधी उस पर कृपा पड़े, उसकी धूप पड़े, उसकी चांदनी जो है, उसको चांदनी बना करके वो जनता के सामने परोसना चाहिए, तभी उसका भला होगा। बहुत अच्छा बताइए। दूल्हा हवालात में असल में क्या है कि मैंने जो
मुझे जो दिखा मैंने वही लिखा। और लिखा क्या, मैं असल में मंचों पर सबसे पहले आज से शायद 45 साल पहले हास्य का काम करता था। तुकबंदियाँ क्या, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बिल्कुल बहुत दूर रहा, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उस हिसाब से मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नीचे रहा स्तर में। फिर भी क्योंकि मुझे तुकबंदियाँ करने का बड़ा शौक़ था और तुकबंदियाँ करने से मेरी देहाती भाषा थी, तो मैं उसको जो है तुकबंदियों से मुझे लोगों को हंसी आती थी और उसमें बड़ा अच्छा उन्हें मालूम होता था कि कुछ मिला, उनके दिल पे बात लगती थी। तो मैं तुकबंदियाँ करने का मुझे शौक़ था। तो तुकबंदियों से ही जो बनते बनते उन्होंने कविताओं का रूप ले लिया। तो लोग मुझे तुकबंदियाँ मुझे अच्छी करने का शौक़ था, क्योंकि रामलीला के मंचों पर था मैं, इसलिए मुझे कोई गलत शब्द ना निकले, अपशब्द ना निकले, जिससे लोगों को दिल को राहत वो पहुँचे, दुख पहुँचे, धर्म को राहत वो पहुँचे, दुख। तो मैं इस चीज़ से दूर रहा। तो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखा, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखा, लेकिन पढ़ा लिखा मैं कम था। फिर भी मैं तुकबंदियाँ अच्छी करता रहा। अच्छी तुकबंदियों से जो वहाँ के अनाउंसर थे उन्होंने मुझे देहाती नाम दिया। नाथीराम जी, जहाँ तक पछवा दून के क्षेत्र की बात की जाए जी, आपकी कड़ी चावल और राजमा चावल विख्यात हैं जी। तो कहीं ना कहीं हास्य रस के कवि और ये प्रतिभा आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुई? जी, वो इस तरह है, क्योंकि मैं तो एक छोटे से स्तर से था इसमें कारोबार के मामले में भी, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो एक सहारनपुर से कारीगर के घर से आई हुई थी। उसने मुझे कहा कि इस काम को बदलो और कढ़ी राजमा चावल आप स्टार्ट करो, तो मैं बना के दूंगी, मैं बताऊंगी कैसे बनता है, कैसे उसकी पकौड़ियाँ बनती हैं, कैसे उसका हिसाब किताब मैं बताऊंगी। और उसने मुझे बहुत कुछ बताया। उसने मुझे चाट बनानी सिखाई, उसने मुझे टिकिया बनानी सिखाई, जो आज भी विकासनगर में, देहरादून में भी कहीं नहीं बन सकती। अच्छा, मेरा दावा है। नाथीराम जी, ये जानना चाहेंगे कि जो दूल्हा हवालात में है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दूल्हा हवालात में ये है कि मैं एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, तो वहाँ मैं चाय पी रहा था, तो उसने फट्टों की दुकान थी उसकी, उसने अखबार लगा रखे थे। अखबारों पे लिखा हुआ था एक हाइडिंग में कि दुल्हन मंडप में दूल्हा हवालात में। मैंने दूर से पढ़ा कि दुल्हन मंडप में दूल्हा हवालात में, और मैं चाय पीता रहा। तो मुझे लगा कि दुल्हन मंडप में दूल्हा हवालात में, मुझे अच्छा लगा कि यार कोई कहानी गजब हुई है, बस मैं आगे नहीं पढ़ पाया उसको। फिर मैंने वही वाक्य, वो जो लाइन थी वो नोट कर ली और मैंने अपनी एक उसमें लिख ली वो, तो उसको मैंने आगे बढ़ाया कि यार इसको आगे बढ़ाओ, मुझे तो अच्छी लगी कि दुल्हन मंडप में तो दूल्हा हवालात में क्यों है जी। तो मैंने उस पर आगे बात बढ़ाई, क्योंकि मैं हास्य का कवि था जी। तो मैंने उसकी एक लाइन आगे बढ़ा दी कि दुल्हन मंडप में दूल्हा हवालात में तो ज़बरदस्त लट बजा था पूरी बारात में, क्योंकि लट ही बजाओगे जो दूल्हा हवालात में है जी। तो अब मुझे कविता लिखनी भारी हो गई कि अब मुझे लठ बजाना दिखाना था उस कविता पे। ये भी दिखाना था कि लठ क्यों बजा, क्या बात थी, घरातियों ने क्या मांग करी और क्या क्यों हुआ वो ये हादसा। तो इस कहानी को चलते हुए फिर मैंने पूरी कहानी उसमें लिखी, पूरी वो दूल्हा हवालात में ये बनाई। इस तरह मेरी दूल्हा हवालात है, क्योंकि एक छोटा आदमी भी जो कुछ नहीं जानता हो दुनिया में, चाहे वो अनपढ़ भी हो, अगर वो चाहे कि मैं पर्वत को राही बनाऊंगा तो वो बना सकता है। मैं अनपढ़ आदमी अगर एक कविता लिखने की कोशिश करता हूँ और वो लिखी जा सकती है, राष्ट्रीय कविता बन सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कविता बन सकती है, मैं समझता हूँ छोटा सा आदमी भी पर्वत को राही बना सकता है अगर वो अपने नियम पर पक्का रहे, एक मंजिल की तरफ बढ़ता रहे, एक मंजिल की तरफ दौड़ता रहे। अगर वो मंजिल से भटकेगा तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर वो मंजिल पर पहुंच नहीं पाएगा। नाथीराम जी, प्रतिभा कभी भी वास्तव में किसी की गुलाम नहीं हुई है जी, ना तो उसमें अनपढ़ या विद्वान लोगों की कभी भी गुलाम नहीं हुई है जी। लेकिन आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आपके अंदर ये प्रतिभा कैसे उत्पन्न हुई? आपने कहाँ से देखा ऐसा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं काव्य शैली उत्पन्न हुई है? हाँ, ये है
क्योंकि मुझे रामलीलाओं पर हास्य के रूप में बुलाना शुरू कर दिया गया। मैं केशव मुखर्जी की एक्टिंग किया करता था, तो मुझे रामलीलाओं पर बुलाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने केशव मुखर्जी की एक्टिंग करवा ली, फिर मुझे बुलाया अगले दिन। मैंने सोचा अब मैं क्या पढ़ूं भाई। तो फिर कुछ लोग गढ़ी कैंट देहरादून से आए थे, उन्होंने एक गीत पढ़ा पैरोडी। वो क्या पढ़ा मुझे आज याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा जब ये पढ़ सकते हैं मैं भी पैरोडी लिख सकता हूँ। तो मैंने उस पर पैरोडी लिखी, उनके उस पर ही इसी तरह का तुकबंदी करनी चाहिए, और वो तुकबंदी मेरी साकार हुई, अच्छी रही, तो लोगों ने उसको सराहा। बस वो तुकबंदी मेरी कविताओं का रूप बन गई। फिर डॉक्टर कपिल ने मुझे नाथीराम से देहाती नाम दे दिया कि आप देहाती। फिर मुझे राशिद आरफी जी मिले, उन्होंने मुझे मेरी कविताओं को आगे पहुंचाया, और मैं उनके साथ कालागढ़ तक गया, सहारनपुर भी गया, तो यहाँ से मेरी चैन जुड़ गई और मैं नाथीराम देहाती से देहाती कवि बन गया।